कल्पना कीजिए दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे, यानी कि वो घंटे जो होंगे आपके लिए आखिरी घंटे होंगी, आपकी जिंदगी, आपकी सांसें की आखिरी घंटे होगी। ठीक इसी तरीके से उन 14,000 मासूम बच्चों की सिर्फ और सिर्फ अगले 48 घंटे ही उनकी जिंदगी अब बची है। वो अपने अगले 48 घंटे तक ही अपनी सांसें ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जगह वो है जिसकी हम अब बात करने जा रहे हैं। वो जगह है गाजा। जी बिल्कुल, वही गाजा पट्टी जो इजराइल के साथ लगभग 19 महीने से युद्ध में संलिप्त है, और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था हमास के आतंकी। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि इन मासूम बच्चों की क्या गलती। जो आज अपनी अगले 48 घंटे ही सिर्फ अपनी सांसें को गिन सकते हैं। इसके पीछे असली गुनहगार कौन है और इसके उत्तरदायी कौन होना चाहिए, इन सब का जवाब आपको आज हम डीप डाइव करके समझाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगले 19 महीनों से इजराइल और हमास के बीच काफी घमासान वाला संघर्ष चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमास की ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ की हर एक जमीन अब कब्रगाह की रास्ते पे निकल पड़ा है। जी दोस्तों, ये आज की हकीकत है, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने खुद अपने तरफ से एक चेतावनी जारी की कि अगले 48 घंटे में जो है 14,000 बच्चे जो है अपनी आखिरी सांसें लेने वाले हैं। ये एक प्रकार की ऐसी त्रासदी है दोस्तों, मानवता को झकझोर के रख देने वाली चीजें हैं। लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन वो है कि जिसने इस युद्ध की शुरुआत करी, और वो हम सब जानते हैं, हमास इसका सबसे बड़ा गुनहगार है। और वहाँ के लोग, वहाँ के उन बच्चों के माँ बाप जिन्होंने इस हमास जैसे आतंकी को अपने यहाँ शरण दिया, पनाह दिया, जिसका परिणाम वो मासूम बच्चे, वो नादान लोग झेल रहे हैं जिनकी यहाँ पे कोई गलती थी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के समय में गाजा में जो वर्तमान की स्थिति है उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तभी हम इस पृष्ठभूमि, जो मैंने आपको जो पृष्ठभूमि दी है इस स्टोरी की, उसको समझ पाएंगे। अगर आज सुबह तक की हम बात करें तो इजराइल की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में लगभग 51 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। अगर यहाँ पे कुल मारे जाने की संख्या को अगर हम काउंट करें तो जो लगभग 17 अक्टूबर 2023 से लेकर के आज के समय तक जो जितने भी वॉर हुए, इसमें लगभग गाजा में 53,000 लोग मारे गए हैं और 1,19,000 लोग जो है अधमरे हालत यानी कि घायल अवस्था में, जो वो भी अपने आखिरी सांस को ही काउंट कर रहे होंगे। और इसके साथ ही वहाँ पर लगभग 29 लोग हाल के समय यानी 2 से 3 दिन पहले के बीच में वहाँ पे लगभग 29 लोग भूख से मारे गए हैं। और ये सब हस्र, ये सब जो चीज़ें गाजा में हुई, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है दोस्तों, और वो है आतंकवाद को पनाह दें। आतंकवाद एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके जीता जागता एग्जाम्पल आज गाजा की स्थिति बता रही है। और इसके साथ ही इजराइल के साइड से थोड़ी सी क्रूएलिटी की रिटेलिएशन के कारण यहाँ पर में पानी, बिजली, खाद्य की सामग्री जो है उसे नाकेबंदी के थ्रू रोक दिया गया है, जिससे बुनियादी चीज़ें ना मिलने के कारण अस्पताल हो, चाहे वहाँ पर में जो खाने के लिए जो भी कैंप लगाया गया है, वहाँ पर बहुत बड़े ट्रेजेडी उत्पन्न हो चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक चेतावनी जो दी गई है उसमें ये बताया गया कि इस दृश्य से भी भयावह दृश्य होने वाले हैं गाजा में, जहां पर 19 मई 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा वहां पर सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्धि कराने की अनुमति दी गई है, जिससे ये डर, ये आशंकाएं और भी तेज हो जाती है। जिस क्षेत्र में दोस्तों 600 ट्रक सहायता पहुंचाती है तब जाकर के वहाँ सिचुएशन कंट्रोल होता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रक को ही वहाँ पर में सहायता के लिए अंदर एंट्री कराया गया है। अगर गाजा इजराइल की जो वर्तमान नीति की बात करें तो गाजा में कुछ ऐसे स्टेज हुए हैं कि जब गाजा में हमास की सफाया करने के लिए स्टेज बाय स्टेज यानी नॉर्थ गाजा से धीरे धीरे इजरायली जो है अंदर एंटर करते जा रहे हैं, और ये जो बाकी जो वहाँ के जो लोकल नागरिक है वो धीरे धीरे
साउथ की तरफ कूच कर रही है, यानी कि इजिप्ट की जो दीवारें वहाँ पे जा रहे हैं, जिसके कारण ये हालात हो गया है कि जो साउथ गाजा है वहाँ पर इतनी डेंस पॉपुलेशन हो गई है कि महामारी भी यहाँ पर इनको अब छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या है वो भी एक मायने रखता है कि क्या विश्व को इस पे नजर नहीं जा रही है। विश्व के जो तमाम जो संस्थाएं हैं, क्या उनकी इस पे नजर नहीं जा रही। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इस चीज को समाधान करने के लिए काफी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग असफल हैं, क्योंकि ना तो हमास ना तो हिजबुल्लाह मानने को तैयार है, और ना ही इसके रिटेलिएशन के कारण इजराइल अपनी सुरक्षा में चूक ना हो जाए इसके लिए वो मानने को तैयार है। और जिस बात का हर्जाना वहाँ के मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आएगा, हाल के समय में इजराइल इतनी सख्ती वाली नाकाबंदी क्यों की? तो उसके पीछे उसका एक ही दलील था कि वो अपनी सुरक्षा में आगे कोई भी चूक ना हो, इसके लिए वो इतनी सख्ती वाली नाकाबंदी कर रहा है। और इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू है, यहाँ पर अब से एक नए सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पर मैं अपने खाद्य सामग्री को भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि वो देर हो जाए, जहाँ 14,000 बच्चे अपने आखिरी सांसें लेकर के हमेशा के लिए सो जाएं। इन सब आंकड़ों के पीछे दोस्तों एक मानवीय चेहरा को देखना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक माँ भूखे बच्चे और भूखे खुद एक टुकड़े रोटी के लिए इंतजार करती है, लेकिन फिर भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। और ये हमेशा वो प्रे करते हैं कि काश आज उन्हें एक रोटी मिल जाए। यहाँ पर उन डॉक्टरों की आप पीड़ा को समझे कि जो बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी दवा के इलाज करने को मजबूर है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती जो है इन लोगों का खुद का है, क्योंकि अगर ये लोग हमास जैसे आतंकी को अपने यहाँ पनाह नहीं देते, शरण नहीं देते, तो शायद इजराइल इनको ये हाल ना करता। लेकिन कब तक हम लोग ये बोले इजराइल बहुत क्रूएल हो गया है। क्रूएल्टी होकर के भी रिटेलिएशन करना भी एक मजबूरी होती है दोस्तों, कि अगर आज वो नहीं करता, हो सकता था इजरायली नागरिक जो है यहाँ पर में ऐसे हश्र से जूझ रहे होते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी त्रासदी अब होने वाली है जो एक इतिहास के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ वो दबके रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तमाम देश जो संस्थाएं हैं, ना तो यूएन ना ही यूएनएससी, जितने भी है संस्था, ये सब कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि ये सब अगर इन लोगों को बोलना ही होता, ये आतंकवाद आज दुनिया में होता ही नहीं। अगर ये लोग सख्त होते तो ये आतंकवाद आज दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। लेकिन ये सब दोगलापन तो इन बड़े बड़े देशों की है, जो ऐसे ऐसे आतंकवाद को जन्म देते हैं और फिर उसके प्रति रिटेलिएशन करवाते हैं, और जिसके परिणाम ये होता है कि वहाँ के मासूम बच्चे जो आज के दुनिया में आए तो सही थे, लेकिन वो पूरी जिंदगी को देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये गाजा में जो भी चीजें हो रही है, ये कोई आंकड़ों की कहानी नहीं है। यहाँ पे उन बच्चे, उन मासूम, उन ममता, उन परिवारों की कहानी है जो आज इस ट्रेजेडी में बिल्कुल मरने की हालत में है। और यह सवाल हमें करने को मजबूर करती है कि आखिर ये आज की हमारी दुनिया है किस दिशा में जा रही है। और ये चीजें हमें सोचने को मजबूर करती है कि अगर आज हम यहाँ पे किसी भी तरीके की समाधान नहीं किए दोस्तों, तो ये इतिहास, ये अध्याय हमारे इतिहास की एक काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही जिम्मेदार मानता हूँ, और वो है आतंकवाद। इसीलिए हम उन तमाम देशों से कहना चाहेंगे कि आतंकवाद को पनाह ना दे। मजहबी जो जिहादी होते हैं उनको अपने यहाँ शरण ना दे। मजहब बहुत सारे हैं, हर एक देश में है। आप अगर मुस्लिम देशों की बात करते हैं कि यहाँ पे मजहब को लेकर के जिहाद होता है, जी नहीं दोस्तों। आप यूएई का एग्जाम्पल लीजिए, आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल लीजिए, वो भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी तो एक मुस्लिम बहुल्य देश है। लेकिन क्या वहाँ पे जिहाद, क्या वहाँ पे किसी कौम को लेकर के एक जिहादी फैलाया जाता है? आप खुद कल्पना कीजिए और अपने देश में किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड कीजिए। नहीं तो हम सब जानते हैं कि जिसने आतंकवाद को पनाह दिया, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है, उस देश का हश्र क्या हुआ। चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, चाहे वो आज के समय में गाजा हो, उसका हाल ऐसा ही होना है जो आज वहाँ के मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।